एपिसोड 302। मेरी नजर चट्टानों की तरफ थी। उनका सफेद रंग तारीकी में नुमाया हो रहा था। फतेह खान को गए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था और अब तक उसकी या उसके मुबैना दुश्मनों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया था। ना ही फतेह खान के जाने के बाद को हरकत दिखाई दी थी। फिर अचानक एक फायर हुआ और मुझे चट्टानों के दरमियान हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी। यह फायर के शोले की चमक थी। उसी लम्हे बीड़ी के ताले से क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। यह कतई इत्तेफाक था कि मैंने ताला खोल लिया। मुझे इसकी बेइंतहा खुशी हुई थी। मैंने जल्दी से जंजीर पैरों से निकाली। एक ताला खुला था, यानी एक पांव खुला था, दूसरे में बदस्तूर बीड़ी थी। वक्त नहीं था कि मैं उसे भी खोलता। इसके लिए मुझे उसके साथ ही हरकत करनी थी। मैंने जल्दी से बेल्ट वापस पतलून में पहनी और खुल जाने वाली बीड़ी उसके साथी बीड़ी के साथ मोड़कर पैंट के पांचे में अड़स ली। हाथ बदस्तूर बंधे थे। मैंने उन्हें खोलने में वक्त ज़ाया नहीं किया, क्योंकि पहली कामयाबी भी इत्तेफाक से मिली थी और इत्तेफाक हर बार नहीं होता। दूसरे में जल्द अज जल्द उस जगह से दूर जाना चाहता था। मैंने थैला चेक किया। ये देखकर मेरी बाँचें खिल गईं कि थैले में मेरा पिस्तौल था। उसके साथ 2 अदद इजाफी मैगजीन भी थे, मगर मुझे मजीद कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मैं अपनी हथकड़ियां खोल सकता। अलबत्ता 1 अदद इमरजेंसी लाइट कम टॉर्च निकल आई। मैंने उसके शीशे पर हथेली रखकर उसे चेक किया। ये काम कर रही थी। मैंने उसको भी रख लिया। जैकेट की जेबों से आसानी हो रही थी कि एक जेब में पिस्तौल और दूसरी में उसके इजाफी मैगजीन आ गए थे। टॉर्च मैंने जैकेट के अंदर सीने से लगा ली। कुछ रोटियां भी निकालकर जैकेट में डाल ली। भूख थी, मगर फिलहाल और भी गम थे जमाने में रोटी के सिवा। मैं ढलान से उतरकर जंगल के किनारे तक आया। पहले फायर के बाद ना तो कोई मजीद फायर हुआ और ना ही कोई आवाज या हरकत सुनाई या दिखाई दी। चट्टानें ऊपर से नुमाया लेकिन अंदर से तारीक थी। उनमें अब कोई हरकत कर भी रहा था तो वो नजर नहीं आ रहा था। मैं आजाद था और मुसल्ला भी, मगर यहाँ फतेह खान समेत तादाद में ऐसे अफराद थे जिन पर दोस्ती का गुमान भी मुश्किल था। ऐसे में सबसे आसान तदबीर ये थी कि मैं 9-2-11 हो जाता, मगर मुसलसल मुश्किल हालात से गुजरकर मेरे अंदर एक पतंगे की आदत आ गई थी। वो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं जरा इस खेल का मुशाहिदा करूं जो इन चट्टानों के दरमियान खेला जा रहा है। अचानक मुझे चट्टानों के दरमियान कुछ हरकत सी महसूस हुई। वहां से 2 लोग निकले, लेकिन नहीं, उनमें एक तीसरा फर्द भी था। वो उनके पीछे था। मैंने आंखों पर जोर दिया कि क्या फतेह खान ने 2 अफराद को काबू किया है, मगर नहीं। पीछे मौजूद शख्स फतेह खान से ज्यादा तवील कामत था। जो 2 आगे थे उनमें एक लड़खड़ा रहा था और दूसरा उसको संभाले हुआ था, और वो तीनों मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं एहतियात से पीछे हटा और दरख्तों के दरमियान में जाने लगा। फतेह खान ने उन पर काबू पा लिया था या खुद उनके हत्थे चढ़ गया था। दोनों सूरतों में उस पार्टी को इस तरफ आना था जहां फतेह खान मुझे कैद करके गया था। मैंने 2 ऐसे दरख्तों के दरमियान जगह संभाली जिनके तने ना सिर्फ आसपास थे बल्कि ढलान वाली तरफ एक बड़ी चट्टान थी। मोर्चे के लिहाज से यह जगह बहुत मौजूद थी। मैं पिस्तौल निकालकर उस मोर्चे में सिमट कर बैठ गया। वो तीनों कुछ देर के बाद दरख्तों में दाखिल हुए। यहाँ तारीकी ज्यादा थी, इसलिए बस उनके हिवले महसूस किए जा सकते थे। वो उसी तरफ बढ़े जहाँ मैं मौजूद था। उस जगह के नजदीक पहुंचकर उन्होंने आपस में कुछ तबादला ख्याल किया। उनकी धीमी आवाजें मुझ तक आई। फिर उनमें से एक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया, और जब उसने बुलंद आवाज में कराह कर गिरने वाले को गाली दी तो मैंने शनाख्त कर लिया, वो फतेह खान था। अब पता चला वो उनका कैदी ही नहीं बल्कि जख्मी भी था। अलबत्ता गाली के बाद उसने जो नाम लिया उसने मुझे चौंका दिया। उसने जलाल को गाली दी थी। जवाब में जलाल ने उसको ठोकर मारी। चुप करो खिंजीर का बच्चा, मैं तुम्हारा नौकर है जो ऐसे बात करता है? तू गद्दार है। वो किधर है? तवील कामत ने मदाखलत की। ये देखो, जंजीर खुली है और वो गायब है। मैं नहीं जानता, मैं उसे बांध कर गया था। फतेह खान बोला। इतनी देर में मुझे किसी कदर नजर आने लगा था और मैंने देखा कि फतेह खान ने अपना दाना शाया थाम रखा था। पता नहीं उसे गोली लगी थी या कोई और जख्म आया था। तवील कामत फतेह खान की तरफ आया। वो साफ लहजे में उर्दू बोल रहा था, मगर लहजा कहीं कहीं चुगली खाता था कि वो पश्तो बोलने वाला ही था। उसने झुककर फतेह खान से कहा, फतेह खान, तुम जानते हो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हारे खून का प्यासा और कोई नहीं होगा। ख्याल है तुम्हारा, लगता है इंग्लैंड जाकर भी तुमने भी दुनिया नहीं देखा है। फतेह खान ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। मैं चौंका, क्योंकि इंग्लैंड का हवाला उसने करम खान के भाई बैरम खान के बारे में बात करते हुए दिया था। फतेह, तुम बहुत फजूल बात करते हो, काम की बात करो। काम की बात क्या करे बैरम खान? काम का बंदा तो भाग गया। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि वो गया कहाँ? तुम इंग्लैंड पलट होकर भी जाहिलों का सा बात करता है। अगर कैदी आजाद हो जाए तो वो कहाँ जाता है? वो भाग गया होगा। अब तक तो नाले में पहुंच गया होगा। तुमने कहा था उसके पैरों में भी कफ डाली है। तुम फिर अहमकाना बात कर रहा है। इसका मतलब है अब वो भाग भी सकता है। बैरम खान खामोश हो गया। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। कुछ ही देर पहले बैरम खान के बारे में फतेह खान ने फरमाया था कि वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, मगर हालात बता रहे थे कि वो इसी चक्कर में था और कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि जलाल, जिसे फतेह खान अपने एतमाद का आदमी करार दे चुका था, अब बैरम खान के साथ नजर आ रहा था। गोया वो शुरू से ही बैरम का आदमी था। ना जाने फतेह खान ने उस पर कैसे एतबार कर लिया। कुछ देर के बाद बैरम खान बोला, मुझे हर कीमत पर वो हीरे चाहिए। तो ले लो, अभी तक तो नहीं मिला। इस कुत्ते ने तुमको सब कुछ बता दिया होगा। फतेह खान ने जलाल की तरफ इशारा किया तो वो गुर्राने लगा। हो सकता है जब जलाल तुम्हारे पास से निकला हो तो तुमको हीरे मिल गए हो। फतेह खान ने इस बार कहा लगाया।
अगर मुझे हीरे मिल गए होते तो मैं तुम्हारे पीछे आता, इस जैसे 10 कुत्तों पर लानत भेजकर इधर से जा चुका होता। जलाल बेकाबू होकर फतेह खान की तरफ झपटा। उसने बेदरक उसके जख्मी शाने पर ठोकरें रसीद की। फतेह खान को खासी तकलीफ हुई होगी, मगर वो जलाल को चढ़ाने के लिए हंसता रहा। और जब वो हाँपते हुए पीछे हटा तो फतेह खान ने हकारत से कहा, तेरा क्या ख्याल है, तू फतेह खान से माफी की उम्मीद रखता है? बैरम खान ने मुदब्बिराना अंदाज में हाथ बुलंद किया। बस बस, जाहिलों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, जाहिल तुम्हें। फतेह खान ने उसको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। जो बंदा पढ़ लिख कर भी ऐसा करे वो ज्यादा बड़ा जाहिल होता है, आमतौर पर जाहिल है, ऐसा करता है तो ठीक करता है। बैरम खान धीमे लहजे में बोला, तुम जानते हो इंतकाम हमारे खून में है, हम दुनिया की हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन बदला नहीं छोड़ सकते। तब तुमको अब ख्याल आ रहा है? नहीं, यह ख्याल कभी मेरे दिल से नहीं निकला, मगर मैं मौके का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ के हालात और तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मालूमात हासिल करने और तुम्हारे इर्द गिर्द बंदे तलाश करने में कुछ वक्त लगा, मगर तुमको बस यही मिला होगा। फतेह खान ने हकारा से जलाल की तरफ इशारा किया। नहीं, तुम्हारे आसपास सारे ही लोग लालची निकले, उनको नोटों की झलक दिखाई तो सब बिकने को तैयार हो गए थे, मगर मैंने इसे चुना क्योंकि ये तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब था। वैसे क्या तुमको नेकी का काम कर रहे हो जो अपने आदमी से वफादारी की तवक्को रखते हो? तुम भी तो पैसे के लिए सब करते हो। सब पैसे के लिए करता है, तुमने बोला था काम का बात कर लो, वो कर लिया। अब तुम्हारा क्या इरादा है? बदला लेना है तो लो और जाओ, वक्त क्यों जाया करता है? क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? जलाल बोला, खान की रहमदिली से फायदा उठाओ। जवाब में फतेह खान उसे बेनुकत सुनाई। उसने जलाल को खान की रहमदिली के हवाले से एक नाकाबिले बयान मशवरा दिया। बैरम खान मुश्तल नहीं हुआ और जलाल पहले अपना गुस्सा उतार चुका था, इसलिए फतेह खान मजीद चोटों से महफूज रहा। बैरम ने कहा, फतेह खान तुमने ठीक कहा था कि पढ़ लिख कर भी आदमी जाहिलों की सी हरकत करे तो यह ज्यादा जहालत होती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं मारूंगा। मालूम है मेरे को, तालीम ने तुमको बुज़दिल बना दिया है, शायद खून को देखकर तुमको उल्टी आता होगा, तुम इससे बोलेगा, इसीलिए खरीदा इसे। नहीं, मैं यहाँ तुम्हें इसी जंजीर से बांध कर जाऊंगा और तुम भूख प्यास से मरोगे। फतेह खान एक लम्हे को चुप हुआ, फिर बोला, ये कैसा इंतकाम है? दुश्मन को तो अपने हाथ से मारकर चैन आता है। यही इंतकाम है। ये क्या कि एक गोली मारी और आदमी खत्म? मजा तो उस वक्त है जब दुश्मन से सक कर ज्यादा देर में जान दे। तुम बांध कर चला जाएगा? नहीं, यहीं रुकूंगा और इस दौरान में जलाल के साथ मिलकर हीरे तलाश करूंगा। यहाँ कितने दरख्त हैं? शायद 2000 होंगे। अगर हम रोज 100 दरख्त भी देखेंगे तो 20 दिन में सारा जंगल छान सकते हैं। चलो महीना लग जाएगा, कम से कम $50 मिलियन के हीरों के लिए एक महीना भी कुछ नहीं है। इस दौरान में मैं तुमको मरते हुए देखता रहूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन इस शो को देख सकता है, उसके बाद क्या करेगा? फतेह खान ने खौफजदा हुए बगैर कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको पानी देता रहूंगा, सिर्फ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तब तुमको मरने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, कम से कम 3 हफ्ता लगेगा तुम्हें मरने में। फतेह खान का तो पता नहीं, लेकिन मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। बैरम खान का मंसूबा निहायत खौफनाक था और अगर इस पर अमल किया जाता तो फतेह खान को मरने में सचमुच इतना वक्त लग जाता और ये मौत बहुत खौफनाक होती। बैरम के इशारे पर जलाल ने फतेह खान को जंजीर से यूं बांधा कि पहले उसके हाथ में हथकड़ी डाली, फिर उसके दूसरे कड़े में जंजीर डालकर उसे दोबारा ताले से बंद कर दिया। फतेह खान अब उसी तरह दरख्त का कैदी बन गया था जैसे उसने मुझे बनाया था। फर्क सिर्फ यह था कि मेरे दोनों हाथ पांव हथकड़ी और बीड़ी से बंद थे, जबकि फतेह खान के सिर्फ एक हाथ में हथकड़ी थी और उसके पांव बीड़ी से आजाद थे, मगर वो भी मेरी तरह दरख्त का कैदी बन गया था। 1 घंटे से भी कम वक्त में वक्त ने पलटा खाया था। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? मेरी बला से फतेह खान के साथ कुछ भी होता रहे, मगर मैं देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। फतेह खान मेरा दुश्मन था और उसने बहुत से मौके पर मुझे जिद किया था। उसने मुंशी दल जैसे खबीस शख्स का साथ दिया था और उसका नतीजा बिलाखिर बीतू की मौत की सूरत में निकला था, मगर फतेह खान उसमें बराह रास्त मुलविस नहीं था, बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया था। हालांकि वो मुसल्ला था और चाहता तो मुझे बासानी शूट कर सकता था, मगर उसने सिर्फ फरार को तरजीह दी। उसका ये बोझ मुझ पर बाकी था। मैं सोच रहा था कि यह बोझ उतार दूं। बैरम खान ने फतेह खान को बेबस करने के बाद अपने सामान से कंबल निकाल कर बिछाया और अब उस पर महवे आराम था। बजाय उसने फतेह खान के लिए सजा तजवीज़ की थी, लेकिन उसके पसे पुश्त असल में उसका मकसद हीरो का हुसूल था। शायद उसके जहन में था कि हीरे फतेह खान के पास थे और जब वो भूख प्यास से निढाल हो जाएगा तब वो उससे हीरो का पूछेगा। साथ ही वो खुद भी हीरो की तलाश जारी रखता। मुझे यकीन था कि अगर उसे हीरे मिल गए तो वो फतेह खान को कत्ल करने में 1 मिनट की भी देर नहीं करेगा। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ से हिलना मुनासिब नहीं था। बैरम खान और जलाल दोनों चौकिन्ना थे। अगर मेरे पाँव की बीड़ी खनक जाती तो वो मेरी मौजूदगी से वाकिफ हो जाते, इसलिए मुझे इंतजार करना था। वक्त गुजारी के लिए मैं खुश्क नान चबाने लगा। 2 नान हलक से उतारकर पेट को इफाका हो गया, मगर हलक में जैसे कांटे पड़ने लगे। खुश्क नान रही सही नमी भी चूस गए थे। मेरा अंदाजा था कि रात के 9 बज चुके थे। जलाल ने एक अदद लालटेन नुमा इमरजेंसी लाइट जलाकर एक ऐसी जगह रख दी जहां से उसकी रोशनी उनके पड़ाव को मुनव्वर कर रही थी। फिर उन्होंने अलाव जलाया और खाना गर्म करने की तैयारी करने लगे। बैरम खान के पास टिन बंद खाने थे।
वो मछली का टिन खोलकर उसे हल्का गर्म करके खा रहा था। जलाल वही रोटी और चाय से गुजारा कर रहा था। फतेह खान अपनी जगह बंधा हुआ था। उसके शाने के जख्म के बारे में ना तो उसने बात की और ना ही उन लोगों ने कोई बात की। ऐसा लग रहा था कि जख्म गोली का नहीं है, वरना वो उसे इतना हल्का ना लेते। फतेह खान दरअसल टेक लगाए बैठा था। कभी कभी वो धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाता भी था। प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ था, मगर मुझे मालूम था कि खाने के बाद ऐसा ही होता है। कुछ देर में शिद्दत दोबारा कम हो जाएगी। कुछ देर के बाद वाकई ऐसा हुआ। बैरम खान खाना खाते ही लेट गया था, जबकि जलाल अलाव के पास बैठा फतेह खान की निगरानी कर रहा था। फतेह खान ने उससे कहा, मेरा आदमी जानता है तुम मेरे साथ था। जब मैं वापस नहीं आऊंगा तो वो तुमको तलाश करेगा। कोई तलाश नहीं करेगा, आजकल कोई किसी का परवाह नहीं करता। जलाल इत्मीनान से बोला, तुम सबको अपने जैसा दोगला समझता है। मेरा आदमी मेरे इशारे पर अपना जान कुर्बान कर सकता है। आज सुबह तक तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचते होगे। क्या मैंने जान कुर्बान की? नहीं ना। फतेह खान, आजकल कोई किसी के लिए जान कुर्बान नहीं करता। ये बड़ा खराब दौर है। लोग भाई के मरने के बाद उसकी बीवी पर कब्जा कर लेते हैं। फतेह खान उसका तंज समझा या नहीं, लेकिन वो खामोश हो गया। बैरम खान कुछ देर के बाद खराटे लेने लगा। जलाल भी जमाइयां ले रहा था, मगर वो लेटा नहीं। मुझे भी ऊँघ आ रही थी, मगर मैं सोने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। जरा सी बेहतियाती मेरा राज फाश कर देती। मैं उन लोगों से 20 गज से ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए मैं नींद के झोंकों से होशियार रहा। मैंने अपनी पुश्त खुरदुरी चट्टान से लगा ली। ये बेरामी मुझे जगाए रखने में माविन साबित हो रही थी। कुछ देर में चांद तुलू हो गया, मगर ये जवाल पजीर चांद था। रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी, खास तौर से दरख्तों तले उसका असर न होने के बराबर था। अलबत्ता सफेद चट्टानें रोशन हो रही थी। मैं कभी कभी उन चट्टानों पर भी नजर दौड़ा लेता था। एक बार मैंने उस तरफ देखा तो मुझे लगा वहां कोई चीज है जो हरकत कर रही है। मैंने वाज़ेह नहीं देखा था, मगर मुझे एहसास हुआ था। इस बार मैंने नजरें जमा कर देखा। चंद लम्हे बाद 2 साए हरकत करते दिखाई दिए। वो चट्टानों के दरमियान थे और झुककर चल रहे थे। उनका रुख हमारी तरफ नहीं था, बल्कि वो शुमाली ढलान की तरफ जा रहे थे। मैं चौंकिन्ना हो गया। ये कोई नई मुसीबत थी या फतेह खान के आदमी थे जो अब आए थे? अगर वो बैरम खान के आदमी होते तो उन्हें इस तरह छुपकर हरकत करने की क्या जरूरत थी? देखते ही देखते उन्होंने एक जगह जहां झाड़ियां ज्यादा थी वहां से मैदान उबूर किया और शुमाली ढलान पर पहुंच गए। मैं चौंकिन्ना हो गया। ये जगह लालटन की रोशनी की वजह से नुमाया थी और ये मुमकिन ही नहीं था कि उन 2 अफराद ने इस रोशनी को ना देखा हो। मेरी नजर अब शुमाली ढलान की तरफ थी, मगर दरख्तों तले बिल्कुल अंधेरा था। अगर यहाँ को हरकत करता तो भी उसका नजर आना मुहाल था। सिर्फ आवाज से किसी आने वाले का सुराग लग सकता था। खुशकिस्मती से मैं जुनूब की तरफ था, इसलिए यह इम्कान नहीं था कि वो मेरे पीछे आते। इसके बावजूद मैं आस पास से चौंकिन्ना था, मगर आने वाले बहुत मौताद थे। वो उस वक्त आए जब वो लालटेन की रोशनी की हद में आ गए थे। उनके साए दरख्तों के दरमियान हरकत कर रहे थे। फिर वो एक जगह रुके और अलग अलग होकर दाएं बाएं चले गए। एक मेरी तरफ आया, मगर वो मुझसे कुछ दूर एक दरख्त की आड़ में रुक गया। दूसरा उससे मुखालिफ संत में किसी कदर नीचे था। ऐसा लग रहा था वो इन लोगों को घेर रहे थे। उनके पास खुदकार राइफलें थी। जलाल अब ऊँघ रहा था, इसलिए उसे कतई खबर ना हुई। मुझे आने वाले खतरनाक लग रहे थे। ऐन मुमकिन था वो मेरे पास आ जाते और मुझे देख लेते, इसलिए मैंने जलाल को खबरदार करने का फैसला किया। उसके लिए एक अदद पत्थर तलाश किया और उसे पड़ाव की तरफ उछाल दिया। पत्थर अलाव के पास गिरा। जलाल ने भड़क कर अपनी राइफल उठाई। इस दौरान में मैंने दूसरा पत्थर ढलान के ऊपरी हिस्से की तरफ फेंका, जिस तरफ वो दोनों मौजूद थे। आवाज आते जलाल ने उस तरफ हल्का सा ब्रस्ट मारा। बैरम खान भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। इस दौरान में जलाल ने फुर्ती से लाइट बुझा दी। फौरन ही ऊपर से ब्रस्ट चला और तारीकी में पता नहीं चला कौन निशाना बना और कौन बच गया। उसके बाद दूसरा ब्रस्ट चला और शोलों से अंदाजा हुआ कि ऊपर वाले दोनों अफराद महफूज थे और अपनी अपनी कमीनगाहों से फायरिंग कर रहे थे। फिर नीचे से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इसका मतलब था कि बैरम और जलाल भी बच गए थे। मैं सोच रहा था कि ऊपर वालों में से कोई मोर्चा बनाने के लिए इस तरफ ना आए, क्योंकि ये जगह बड़ी मौजूद थी और यहाँ से पड़ाव को ज्यादा आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। फिर ऐसा ही हुआ। जो आदमी मेरी पनाहगाह के नजदीक था वो इस तरफ आया। मेरे पास बिल्कुल मौका नहीं था और मैं उसको जरा मौका देता तो वो मुझे शूट कर देता, इसलिए पहले ये काम मैंने किया। जैसे ही वो तनों के दरमियान नमूदार हुआ, मैंने उसके सीने में गोली उतार दी। वो टकरा कर पीछे गया, मगर खुशकिस्मती से उस वक्त फायरिंग का शोर बेपनाह जारी था, इसलिए किसी ने एक पिस्टल फायर की आवाज नहीं सुनी। वो उलट कर पीछे गिरा तो मैंने उसकी टांगे पकड़कर उसे अंदर खींच लिया, फिर टटोलकर उसकी राइफल अपने कब्जे में ले ली। मजीद तलाशी पर उसके पास से एक अदद इजाफी मैगजीन निकला। उसके हलक से आती हल्की सी खरखराती आवाजें बता रही थी कि वो दम तोड़ रहा है। गोली दिल से जरा परे लगी थी और जानलेवा साबित हुई थी। उसके पास से दूसरी चीज पानी की एक बोतल निकली। मुझे पानी की जरूरत थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके उसमें से एक घूंट लिया और राइफल संभाल कर लड़ाई की तरफ मुतवज्जो हुआ। पड़ाव में अलाव आखिरी दमों पर था, क्योंकि आग बुझ गई थी और अब अंगारे भी बुझ रहे थे। उनकी हल्की रोशनी फायरिंग के शोलों के सामने बुझ सी गई थी। मारे जाने वाले का दूसरा साथी ऊपर से बेदरिग गोलियां बरसा रहा था। फिर उसकी फायरिंग काम आई। जलाल जो बेहतियाती से खुले में आया था वो निशाना बना। उलट कर वो अंगारों पर गिरा और फिर वहीं लोटपोट होने लगा। दूसरे प्रश्न ने उसे वहीं ठंडा कर दिया, मगर उसकी लाश अंगारों पर रोस्ट होने लगी। चंद लम्हे बाद फिजा में गोश्त चलने की बू फैलने लगी।
बैरम खान एक दरख्त की आड़ में था। उसने जलाल के मरने के बाद ऊपरी सिंध चंद फायर किए। उसके पास ज्यादा बड़ा हथियार नहीं था। ऊपर वाला बालादस्त हो गया था क्योंकि नीचे सिर्फ एक रह गया था और वो भी पिस्तौल से मुसल्ला था। इसलिए वो नीचे आने लगा। वो तेजी से एक दरख्त की आड़ में आया, फिर दौड़कर जरा नीचे मौजूद दूसरे दरख्त की आड़ में आने वाला था कि ठोकर खाकर गिरा। ये उसकी बदकिस्मती कि वो संभल ना सका और लुढ़कता हुआ नीचे आया। बैरम नीचे आते हुए उस पर मुसलसल गोलियां बरसा रहा था। बिलाखिर वो नीचे आन गिरा। उसके साथ ही बैरम खान का पिस्तौल खाली हो गया। मुझे क्लिक की आवाज आई। बैरम शायद मैगजीन बदल रहा था कि दूसरे आदमी ने अपनी रही सही हिम्मत जमा करके उस पर ब्रस्ट मारा और वो फौरन ही मारा गया क्योंकि वो उलट कर गिरा था और फिर साकित हो गया। मैं दम्बा खुद से बैठा था। मैंने राइफल हासिल कर ली थी मगर उसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी। 2 पत्थर इस्तेमाल करके मैंने अपने 4 मुमकिना दुश्मनों का खात्मा कर दिया था, मगर यह कहना दुरुस्त होगा कि दुश्मन ने आपस में एक दूसरे का काम तमाम कर दिया था। अब हर तरफ खामोशी थी मगर मैंने हरकत नहीं की। जंजीर छनकी तो अंदाजा हुआ कि फतेह खान जिंदा है। ये उसकी किस्मत थी, वरना वो इस मैदान जंग से ज्यादा दूर नहीं था। बेतहाशा फायरिंग हुई थी और कोई भी गोली उसका रुख कर सकती थी, मगर वो महफूज रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, लगता है सब खुदाई ख्वार मर गया, पर अब मुझे आजाद कौन कराएगा? मैं आजाद कर सकता था मगर फिलहाल मेरा यहाँ से हिलने का कोई इरादा नहीं था। बज़ाहिर सब मर गए थे, लेकिन क्या कहा जा सकता था कि कोई जिंदा हो और मरते मरते भी किसी एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करे। जलाल के अंगारों पर गिरने से रही सही रोशनी भी खत्म हो गई थी। मेरे पास टॉर्च थी मगर मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। दूसरा मुझे खदशा और था कि अगर इन 2 अफराद के पीछे कुछ और लोग भी हुए तो वो जल्द या बदेर यहाँ तशरीफ ले आते। बेशक अब मैं ज्यादा मुसल्ला था मगर बंदे हाथों से मैं अपना दिफा और हमला बहुत अच्छे अंदाज में नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे मोहतात रहना था। मैं खा पी चुका था और इस जगह आराम से था। अपने कुश्ते की लाश मैंने आराम से धकेल कर तनों से बाहर कर दी थी। अब मुझे सुबह की रोशनी का इंतजार था। फतेह खान अपनी जगह बेबसी से बंधा हुआ था और वो भी आराम से बैठा हुआ था। शुरू में उसने ज़ेरे-लब कुछ कहा था मगर अब चुप था। गालिबन उसे भी सुबह की रोशनी का इंतजार था। मैं कुछ देर तो जागता रहा मगर फिर सुकून और खतरा ना होने के एहसास ने मुझ पर गलबा पा लिया और मैं सो गया। दरमियान में एक बार आंख खुली और हालात को जूं का तू पाकर मैं दोबारा सो गया। दूसरी बार आंख खुली तो मशरकी उफक सुर्ख हो रहा था। सूरज तुलू होने वाला था। मैंने अंगड़ाइयां लेकर अपना जिस्म खोला और बाहर झांक कर देखा। बाहर अभी तक तारीकी थी मगर हेवड़े नजर आ रहे थे। अचानक फतेह खान की आवाज आई, शाबाश खाना, सुबह हो गया, अब बाहर आ जाओ। मैं दंग रह गया मगर मैंने उससे कोई जवाब न दिया, चुप रहा। तो उसने कुछ देर बाद फिर कहा, शाबाश, मैं जानता है तुम यहाँ सोते में तुमने कुछ आवाज निकाला था, इसलिए अब ड्रामा छोड़ो और सामने आ जाओ। मैं सामने आऊंगा लेकिन जब तुम मुझे नजर आओगे। मैं सामने। सबर फतेह खान, जरा रोशनी हो जाने दो, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? आखिर मैं कल रात से यहाँ बैठा हूँ और सुकून से हूँ। वैसे जब तक रोशनी नहीं हो जाती हम आपस में कुछ तबादला ख्याल ना कर लें। वो क्या? पहली बात तो ये कि ये दोनों कौन है जो मारे गए? बैरम खान, मेरे चाचा का लड़का, और जलाल। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ जो खामोशी से यहाँ तक आए थे। मैं उनके बारे में नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये बैरम खान के साथी थे या फिर तुम्हारे साथी होंगे। मैंने कहा ना, ये मेरा साथी नहीं है। अगर ये बैरम के साथी होते तो उस पर हमला ना करते। हो सकता है कोई तीसरा पार्टी हो। वह यारी से बोला। फतेह खान, बात हलक से नहीं उतर रही। बहरहाल जो भी हकीकत होगी जल्द सामने आ जाएगी। मशरक अब ज्यादा रोशन हो गया था और रफ्ता रफ्ता ये रोशनी नीचे की तरफ आ रही थी। क्योंकि हम मगरबी ढलान पर थे इसलिए पहले ये रोशन होती। रोशनी बतदरीज बेहतर हो रही थी। मैंने उठकर पहले अपना जिस्म खोला। 5-6 मिनट की महदूद एक्सरसाइज ने मुझे चाको चौबंद कर दिया। अब रोशनी इतनी थी कि मैं आसपास सब देख सकता था। मैंने झांक कर देखा तो फतेह खान दरख्त की ओट में था। फतेह खान, सामने आओ। नहीं, मैं नहीं आएगा। इस सूरत में तुम यहीं बंधे रहोगे, मैं रवाना हो जाऊंगा। वो हिचकिचा कर बोला, क्या जमानत है कि तुम हम पर गोली नहीं चलाएगा? कोई जमानत नहीं है। अच्छा, मैं आता है सामने। वो जंजीर छनकाता सामने आ गया। वो खाली हाथ था और जंजीर उसके हाथ में बंधी हथकड़ी के दूसरे हल्के से गुजर रही थी। मैंने पिस्तौल थाम लिया। मुझे यकीन था तुम मेरे आसपास ही होगा। तुम्हें तवक्को होगी कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे तवक्को नहीं थी, लेकिन मैं तुमको जानता है। तुम रुक गया कि देखे मामला क्या है। वो ठीक कह रहा था। हथकड़ियों और बीड़ी की चाबी किधर है? उसके पास होगा। उसने मुर्दा बैरम खान की तरफ इशारा किया। उसने मेरी तलाशी लेकर सब कुछ ले लिया था। तुम उसके हाथ कैसे आए थे? धोखा दिया था इसने। लेजर लाइट से ऐसा धोखा दिया कि मैं आदमी समझा और उस पर फायर कर दिया। पीछे से उसने राइफल का बट मारा जो शाने पर लगा। गोश्त फट गया। अब तक ये हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा। उसने जख्मी शाने की तरफ इशारा किया। बैरम खान के सीने पर पूरा ब्रस्ट लगा था और शायद वो फौरन ही मर गया था, मगर ऊपर से आने वाले ने खासी मुश्किल से जान दी थी क्योंकि 2 गोलियां उसके पेट और रान पर लगी थी और वो खून बहने से मरा था। इसी वजह से उसे इतना मौका मिला कि वो बैरम खान को मार सके। मैं फतेह खान से मुतमईन नहीं था,
इसलिए मैंने सबसे पहले हथियारों का जायजा लिया कि उनमें से कोई उसके हाथ तो नहीं लगा। फिर हिफ्ज़े मातक़द्दुम उसकी तलाशी ले ली, मगर उसके पास कुछ नहीं था। उसके बाद मैं बैरम खान के पास आया और उसके खून आलूद लिबास से हाथ बचाते हुए बामुश्किल उसकी जेबों का मुआयना किया। बिलाखिर मैंने चाबी बरामद कर ली। ये एक ही चाबी थी जिससे तमाम ताले खुलते थे। मैंने हाथ और पैरों को आज़ाद कराकर बेइंतहा सुकून महसूस किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना सामान तलाश किया। मुझे पर्स, मोबाइल और जीप की चाबियां जलाल के पास से मिली, मगर अफसोस मोबाइल की स्क्रीन उसके नीचे दबकर टूट गई थी। ये बेकार हो गया था। मैंने सिम निकालकर उसे वहीं फेंका और बाकी चीजें अपने पास रख ली। मेरे को पानी दो, फतेह खान बोला। मैंने उसे बोतल दे दी। उसके बाद मैंने मारे जाने वाले अफराद का असलाहा जमा किया। उसमें 4 अदद खुदकार राइफलें और 3 अदद पिस्तौल थे। उन सबको अपनी पनाहगाह में लेकर डाल दिया। मेरे लिए 1 राइफल और 1 पिस्तौल काफी था। फिर मैंने 4 लाशें भी उसी जगह डाल दी। उनको ऐसे छोड़ना मुनासिब नहीं था क्योंकि गर्मी थी और आसमान पर चीलें मंडला रही थी। मैंने आसपास से पत्थर जमा करके उनको ढांप दिया। इस काम में खासा वक्त लगा, मगर मुझे इत्मीनान हो गया। मैं वापस आया तो फतेह खान पूरी बोतल खाली कर चुका था। बहरहाल वहाँ और पानी भी था। मैंने चाय का पानी चढ़ाया और बैरम खान मरहूम के खुराक के ज़खायर का जायजा लिया। उसमें बेहतरीन टोना फिश, फ्राई आलू मटर, हलाल गोश्त और अनानास के पैक टिन, कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी चाय का मुकम्मल सामान था। मैं कॉफ़ी देखकर खुश हो गया और फौरन चाय बनाने का इरादा तर्क कर दिया। कॉफ़ी तैयार करके मैंने 1 मग फतेह खान को दिया और दूसरा खुद संभाल लिया। अब तुम क्या करेगा? सोचा नहीं है। मुमकिन है तुम्हें इसी तरह यहाँ छोड़ जाऊं या फिर 1 गोली मारकर तुम्हारा किस्सा पाक कर दूं। उसने अपनी मंगोलों जैसी आंखें सुकड़कर पूछा, तुम अपनी धमकी पर अमल करेगा? मैं धमकी नहीं देता। हाँ, जो करना होता है वो कर गुजरता हूँ। तुमको बहुत छूट दे दी मैंने। बार बार कहा कि मेरे रास्ते में मत आओ, पर तुम नहीं माने। एक अहमकाना ख्याल के तहत तुम मेरे पीछे लगे रहे। ठीक है, हीरे इस वादी में है, लेकिन उन्हें सिर्फ मैं ही तलाश कर सकता हूँ। तुम्हारे इस खन्नास ने मुझे बहुत मुश्किल से 2 चार किया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथियों को भी, और वो भी इस बात पर बरफरोख्ता है कि मैं तुम्हें छूट क्यों देता रहा हूं। पर छूट तो मैं भी देता रहा तुमको। हाँ, लेकिन अपने मफाद के तहत। मेरा तुमसे कोई मफाद नहीं था। तुमने मुझ पर जाती हमले किए, मेरी हवेली में घुसकर सवेरा को अगवा किया। तुमने भी शीना के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने हिसाब बराबर। बकवास मत करो। सवेरा और शीना का मवाजना मत करो। उसका किरदार तुम खुद भी जानते हो और इसीलिए तुमने उसको कत्ल किया। फिर तुम मुसलसल मेरे साथियों के पीछे पड़े रहे। कभी तुम मुर्शिद और कभी डेविड शाह के गुमाश्ते बनकर मेरे खिलाफ मैदान में रहे। हद तो यह कि तुमने मुंशी जैसे घटिया शख्स से भी इत्तेहाद कर लिया। तुम्हारी वजह से हमारा प्लान नाकाम हुआ। 100 से ज्यादा अफराद मारे गए और सबसे कीमती फर्द भी तू था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं हमेशा की तरह सब भूल जाऊंगा? शायद मैं भूल भी जाता, लेकिन अब फतेह खान, मैं अपने साथियों पर मजीद को उफ्ताद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जज्बाती हो गया था। जब मैं चुप हुआ तो फतेह खान धीमे लहजे में बोला, तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह किस्सा अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। क्या करेगा? मुझे भूखा पैसा मरने के लिए यहीं छोड़ जाएगा? मैं किसी इंसान के साथ इतना इंसानियत सोच सलूक नहीं कर सकता। मैं इसके मुकाबले में 1 गोली इस्तेमाल करने को तरजीह दूंगा। तब देर किस बात का है? गोली इस्तेमाल करो और जाओ यहां से। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। मैंने चाय बनाई और नान के साथ फतेह खान को दी, खुद भी खाई। इस दौरान में धूप यहाँ तक आ चुकी थी और आसपास खूब रोशनी हो चुकी थी। नाश्ते के बाद मैं खड़ा हुआ तो फतेह खान का चेहरा सुध गया। शाबाश, क्या तुम सचमुच मेरे को कत्ल कर देगा? क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। उसने बेयकीनी से मुझे देखा, फिर हंस पड़ा। तुम क्या सरकार है जो सजाए मौत देने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है? मैं संजीदगी से कह रहा हूं, अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरी करूंगा। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो मुझे हीरा ला दो, ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है। फतेह खान, अब भी वक्त है, सोच लो और कोई और ख्वाहिश कर दो। नहीं, मेरा बस यही ख्वाहिश है। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मैंने सर हिलाया। मैं शुमाली ढलान की तरफ बढ़ा था कि फतेह खान ने अकब से कहा, तुम हीरा लाने जा रहा है? हाँ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने। मैं आगे बढ़ गया। शुमाली ढलान अभी तक साए में थी, मगर दरख्तों तले रोशनी हो गई थी। मुझे उस दरख्त तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई जिसके तने के सुराख में उल्लू ने घोंसला बनाया था और उसी उल्लू की बाक़ियात वहां जमीन पर बिखरी हुई थी। मैंने जड़ के खला में हाथ डाला और किसी कदर दिक्कत से वो सयाद हाथी बॉक्स निकाल लिया जिसमें वो नायाब हीरे थे जो रूस की मलिका कैथराइन के खजाने में शामिल थे। उन्हें मलिका के आंसू कहा जाता था। उनके अलावा 30 नायाब और कीमती हीरे थे। ये हीरे एक रूसी जनरल के हाथ लगे थे। उसने अफगानिस्तान में कमांड की थी। उन हीरों का स्विट्जरलैंड के किसी दौलतमंद से सौदा किया और बर्ट शाह ने उन हीरों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। मगर बर्ट की शामत के उसने फतेह खान जैसे शख्स की खिदमत हासिल की और ना सिर्फ हीरो बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो लिए। मैं उस सया बॉक्स को देख रहा था जो सालों से तने के सुराख में पड़ा था। जब मैंने उसमें हाथ डाला वो तब भी वहां मौजूद था, मगर जब फतेह खान ने मुझे ललकारा तो मैंने सया बॉक्स के बजाय अंडा निकाला और जब उसे रखने लगा तो सफाई से सया बॉक्स निकाल लिया।
मेरा पाँव जड़ के खला में गया तो मैंने गिरते हुए पाँव खींचने के बहाने स्या बॉक्स उस खला में डाल दिया। यही वजह थी कि जलाल को वो तने के सुराख में नहीं मिला था। मैं उसे लेकर वापस रवाना हुआ। उसूलन ये हीरे अमन को मिलने चाहिए थे, अगरचे उसकी भी मिल्कियत नहीं थे, उसके बाप को किसी को पहुंचाने थे। मगर मुझे बर्ड की साख और उस दौलतमंद की कोई परवाह नहीं थी जो इन हीरो की कीमत अदा कर चुका था। मैं वापस आया तो फतेह खान की हालत दीदनी थी। स्या बॉक्स देखकर वो उछल पड़ा। ये तुम्हारे पास था तो तुम धोखा दे रहा था? फतेह खान, मुझे इस दौलत या इससे कहीं ज्यादा दौलत के लिए भी किसी को धोखा देने का कोई शौक नहीं है। इससे हजारों लाखों गुना ज्यादा कीमती मेरी जान है। मैंने स्या बॉक्स उसकी तरफ उछाल दिया। उसने कैच किया और मायूसी से बोला, फायदा जब मैं मर जाऊंगा। फतेह खान, मौत की सूरत अलग होती है और वो सिर्फ मेरी नहीं किसी की भी सूरत में आ सकती है। उसे अपने वक्त पर ही आना होता है। तुमने उसको छुपाया कहाँ था? मैंने उसको बता दिया। अब तुम क्या करेगा? मुझे मारेगा और हीरे ले जाएगा? जाहिर है जब तुम मर जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगे, तब मैंने ले जाऊंगा। पर शहबाज खाना, ये तो चालाकी हुआ ना? नहीं फतेह खान, चालाकी तुमने की। मैंने तुमसे आखिरी ख्वाहिश का इसीलिए पूछा था कि मैं उसे पूरा ना कर सकूं तो तुम बच जाओ, मगर तुमने चालाकी से काम लेते हुए हीरे मांग लिए जो तुम्हारे ख्याल में मैं नहीं ला सकता था। इसके बावजूद मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने इसरार करके वो भी गंवा दिया। तो चालाकी तुमने की या मैंने? ठीक कहा तुमने, चालाकी मैंने की और अब सजा भी मुझे मिलेगी। शहबाज, मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं एक बहादुर दुश्मन के हाथों मारा जाऊंगा। मैंने पिस्तौल निकाला और फतेह खान के पास चला आया। उसने घुटनों के बल बैठते हुए अपना सर झुका लिया। मैंने पिस्तौल का रुख उसके सर की तरफ किया तो ना जाने क्यों मेरे हाथ में लर्जिश आई। मैं खुद को आमादा नहीं कर पा रहा था। फतेह खान ने आंखें बंद कर ली थी। मैंने दिल कड़ा करके लगातार 3 गोलियां चलाई और पलटकर चल पड़ा। मैं मजीद नहीं देख सकता था। बस ये आखिरी मंजर था कि फतेह खान गिर गया है। मेरा सर गर्म हो रहा था और कदम खुद ब खुद तेज उठ रहे थे। मैंने हीरो वाला बॉक्स नहीं उठाया था। मुझे उन हीरो से नफरत महसूस हो रही थी जो ना जाने कितने इंसानों की मौत की वजह बने थे। नाले तक आया तो उसमें पानी नायाब था। पानी की तलाश में मुझे कुछ आगे जाना पड़ा। एक जगह कुछ पानी जमा था। मैंने झुककर उससे मुंह पर छींटे मारे और सर पर डाला ताकि मेरे सर की गर्मी कुछ कम हो। कुछ देर मैं उस यख पानी से खुद को सर्द करता रहा और फिर खड़ा हो गया। अब मैं पुरसुकून था। जरा आगे जाकर नाला घूमना शुरू हुआ तो उसमें दाएं बाएं से आने वाले कुछ नालों का पानी शामिल होने लगा। अब उसने नदी की सूरत इख्तियार कर ली थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पुल तक पहुंच जाऊं और फिर उस जगह से रवाना हो जाऊं क्योंकि मुझे उससे वहशत हो रही थी। नदी में पानी कम होने से मुझे सफर करना आसान लग रहा था। आगे पानी ज्यादा मिलता तो मुझे किनारों पर सफर करना पड़ता और उससे रफ्तार कम हो जाती। 1 घंटे बाद मैं आधा रास्ता तय कर चुका था। उससे आगे पुल तक पहुंचने में मुझे मजीद 1.5 घंटा लग गया था और तब तक आसमान बादलों से भर गया था। ये गुज़िश्ता 2 दिन से पड़ने वाली तेज धूप और गर्मी का लाजमी नतीजा था। इससे पहले कि बारिश शुरू होती मैं पुल के चौकीदार की कोठरी तक पहुंच गया। जीप अपनी जगह मौजूद थी। मैंने कोठरी का दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब ना मिला। मैंने दरवाजा धकेला तो वो खुल गया। फौरन ही अंदर से कराहिया तामेज बू आई। ये सड़ते हुए खून और गोश्त की बू थी। अंदर मक्खियां भिनभिना रही थीं। मैंने जी कड़ा करके अंदर झांका तो चौकीदार अपने खून में गलता फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। उसे मरे कम से कम 30-35 घंटे गुजर चुके थे। अब मालूम नहीं कि ये फतेह खान का काम था या बैरम खान का। मैं ठंडी सांस लेकर पीछे हटाई था कि किसी ने अकब से मेरे सर पर वार किया। बेहोश होने से पहले मैंने सुना, कातिल का बच्चा कैसे हाथ आया?